कुछ कहानियां इतनी कच्ची होती हैं कि उन्हें इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिलती। वे फुसफुसाहटों में, अधेरी गलियों में दबी हुई बातों में जिंदा रहती हैं। ये कहानियां काल्पनिक नायकों या जादुई राक्षसों के बारे में नहीं है। ये उन असली आदमियों के बारे में है जो लेजेंड बन गए। ऐसे आदमी जिनकी परछाई आज भी पूरे देशों पर फैली हुई है। पाब्लो एस्कोबार की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। यह अंधेरे के दिल में एक सफर है, यह देखना कि कैसे एक आम आदमी अकल्पनीय ताकत तक पहुंच सकता है। यह सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं है, यह सर्वाइवल, एम्बिशन और एक ऐसी दुनिया की क्रूरता के बारे में है जहां सही और गलत के बीच की लाइनें धुंधली होकर कुछ भी नहीं बचती। हम एक ऐसे लैंडस्केप में जाने वाले हैं जो किसी भी जंगल से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक किंगपिन का दिमाग। यह उस आदमी का क्रॉनिकल है जो कोलंबिया की शांत पहाड़ियों में एक साधारण किसान और एक स्कूल टीचर का बेटा पैदा हुआ था। उसने एक एम्पायर के साथ शुरुआत नहीं की थी। उसने कुछ भी नहीं से शुरुआत की थी। उसकी शुरुआत साधारण थी, लगभग भूलने लायक, जैसे उसके गांव के अनगिनत दूसरे लड़के। लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी जबरदस्त एम्बिशन जिसे एक साधारण जिंदगी रोक नहीं सकती थी। उसने दुनिया को वैसा नहीं देखा जैसा वह थी, बल्कि एक अवसर की जगह के रूप में देखा, एक ऐसी जंगल जिसे जीतना था। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि सफलता के पारंपरिक रास्ते बहुत धीमे, बहुत भीड़ भरे थे। उसे अपना रास्ता खुद बनाना था, भले ही इसका मतलब समाज के नैतिक ताने बाने को ही क्यों न तोड़ना पड़े। एक गरीब लड़के से दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड बनने तक का उसका सफर इंसान की फितरत का एक कड़ा सबक है। यह दिखाता है कि जब एम्बिशन ज़मीर से अलग हो जाती है तो क्या होता है। उसने बेहिसाब दौलत का एक एम्पायर बनाया, इतना बड़ा कि कथित तौर पर वह हर महीने हजारों डॉलर सिर्फ कैश के ढेर को बांधने के लिए रबर बैंड पर खर्च करता था। उसने सेनाओं की कमान संभाली, सरकारों को चुनौती दी और पूरे देश को डर की गिरफ्त में रखा। कुछ लोगों के लिए वह एक मसीहा था, एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड। दूसरों के लिए वह शैतान का अवतार था, मौत का सौदागर। सच, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों एक्सट्रीम के बीच के खतरनाक इलाके में कहीं छिपा है। पाब्लो एस्कोबार को समझने के लिए आपको उस माहौल को समझना होगा जिसने उसे बनाया। यह गरीबी और संघर्ष की दुनिया थी जहां सिस्टम अक्सर आम आदमी को फेल कर देता था। एस्कोबार ने इस कमजोरी को देखा और इसे बड़ी चालाकी से एक्सप्लॉइट किया। उसने एक अलग तरह की उम्मीद दी, एक खतरनाक, गैर कानूनी उम्मीद जो सफेद पाउडर की नदी से फंड की गई थी। यह सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, यह एक फिनोमिना की कहानी है। यह एक सर्वाइवल गाइड है, यह समझने के लिए कि ताकत कैसे भ्रष्ट करती है और उसकी प्यास कैसे एक आदमी को भगवान और राक्षस अक्सर एक ही समय में दोनों बना सकती है। यह एल पैट्रॉन की जंगली, बेकाबू कहानी है। हर बड़ी आग एक चिंगारी से शुरू होती है। पाब्लो एस्कोबार के लिए उसका क्रिमिनल करियर छोटे, लगभग मामूली कामों से शुरू हुआ। वह किंगपिन पैदा नहीं हुआ था। उसने अपना काम मेडेलिन की सड़कों पर सीखा। एक नौजवान के तौर पर वह छोटे मोटे स्कैम में शामिल था, नकली लॉटरी टिकट बेचना और कब्र के पत्थर चुराकर उन्हें रेत से साफ करके दोबारा बेचना। ये सर्वाइवल के टैक्टिक्स थे। एक युवा शिकारी के काम जो शहरी जंगल के नियम सीख रहा था। वह जल्दी ही ज्यादा गंभीर अपराधों में आगे बढ़ गया, जैसे स्टीरियो इक्विपमेंट की स्मगलिंग और कार चोरी के गैंग चलाना। हर सफल अपराध ने उसके कॉन्फिडेंस और उसकी एम्बिशन को बढ़ाया। वह अंडरवर्ल्ड को नेविगेट करना सीख रहा था, उसकी सीमाओं को टेस्ट कर रहा था और उसे कमजोर पा रहा था। असली गेम चेंजर 1970 के दशक में आया। यह वह समय था जब एस्कोबार ने एक अलग तरह के कंट्राबैंड की असली पोटेंशियल देखी। कोकेन। उसने महसूस किया कि एंडीज पहाड़ों से इस सफेद पाउडर को उत्तरी अमेरिका के कभी न खत्म होने वाले बाजारों तक स्मगल करना सबसे बड़ा हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला वेंचर था। उसने इस ट्रेड का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उसने इसमें क्रांति ला दी। उसने एक बिचौलिए के तौर पर शुरुआत की, एक पायलट जो दूसरे तस्करों के लिए शिपमेंट उड़ाता था, लेकिन वह कभी दूसरों के लिए काम करके संतुष्ट नहीं था। उसकी सोच बड़ी थी। वह पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहता था, पेरू और बोलीविया के कोका खेतों से लेकर मियामी की सड़कों तक। यह उसकी चढ़ाई करने वाली पहाड़ थी। जबरदस्त एफिशिएंसी के साथ उसने ताकत को मजबूत करना शुरू किया। उसने या तो अपने प्रतिद्वंदियों को अपने बढ़ते ऑपरेशन में शामिल कर लिया या बिना सोचे समझे उन्हें खत्म कर दिया। यह कुख्यात मेडेलिन कार्टेल का जन्म था, एक सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल एंटरप्राइज जो जल्द ही ग्लोबल कोकेन ट्रेड पर हावी हो जाएगा। अपने चरम पर कार्टेल संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाली अनुमानित 80% कोकेन की स्मगलिंग के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की सटीकता और एक छापामार सेना की क्रूरता के साथ काम किया। एस्कोबार उसका निर्विवाद सीईओ, उसका जनरल और उसका जल्लाद था। छोटा मोटा ठग चला गया था, उसकी जगह किंग ऑफ कोकेन ने ले ली थी। उसके ऑपरेशन का पैमाना दिमाग चकरा देने वाला था। उसके पास विमानों, पनडुब्बियों और स्पीड बोट्स के बेड़े थे। उसने अपने ड्रग से लदे विमानों के लिए ईंधन भरने के ठिकाने के तौर पर कैरेबियन में पूरे द्वीप खरीद लिए थे। पैसा इतनी तेजी से आ रहा था कि वह उसे गिन नहीं सकता था। कैश की एक सुनामी जिसका उपयोग उसने ताकत, वफादारी और चुप्पी खरीदने में किया। वह अब सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वह एक ताकत बन गया था, लत और डर पर बने एक ग्लोबल एम्पायर का आर्किटेक्ट। वह नौजवान जिसने कभी कब्र के पत्थर चुराए थे, अब पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक कब्र बना रहा था, और वह अब भी शुरुआत ही कर रहा था। अकल्पनीय दौलत के साथ अभूतपूर्व ताकत भी आई।
1980 के दशक की शुरुआत तक पाब्लो एस्कोबार दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक था, जिसकी व्यक्तिगत संपत्ति अरबों में होने का अनुमान था। उसके पास आलीशान एस्टेट थे, हिप्पो और जिराफ जैसे विदेशी जानवरों से भरे प्राइवेट जू थे और विंटेज कारों का एक बेड़ा था। उसकी जिंदगी ज्यादापन का एक तमाशा थी, एक क्रूर दुनिया में उसकी सफलता का एक प्रमाण। वह निर्विवाद एल पैट्रॉन था, बॉस। ड्रग की दुनिया में उसका शब्द कानून था और उसका प्रभाव कोलंबियाई समाज के हर कोने में फैल गया था। यह अब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह एक विरासत बनाने के बारे में था, सिर्फ एक अमीर अपराधी से बढ़कर होने के बारे में था। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। एस्कोबार ताकत के बारे में कुछ गहरा समझता था। पूरी तरह से सुरक्षित होने के लिए आपको लोगों की वफादारी की जरूरत होती है। उसने एक परोपकारी, गरीबों के चैंपियन के रूप में एक सार्वजनिक छवि बनाना शुरू किया। उसने मेडेलिन की झुग्गियों में सामुदायिक परियोजनाओं पर अपने ड्रग के लाखों डॉलर खर्च किए। उसने उन परिवारों के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जो कूड़े के ढेर में रहते थे, पूरे पड़ोस बनाए जिनका नाम उसके नाम पर रखा गया था। उसने स्कूलों, अस्पतालों और फुटबॉल फील्ड के निर्माण को फंड किया। उन हजारों लोगों के लिए एक स्थानीय हीरो बन गया जिन्हें अपनी सरकार ने छोड़ दिया था। वह उनका मसीहा था, उनका प्रदाता। रॉबिन हुड पैसा, अपने क्षेत्र का एक रॉबिन हुड की यह सावधानी से घड़ी गई छवि एक रणनीतिक मास्टरपीस थी। मेडेलिन के आम लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वे उसे ड्रग लॉर्ड के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में देखते थे जिसने उनकी परवाह की, जिसने उन्हें घर और उम्मीद दी जब कोई और नहीं देता। यह वफादारी उसकी ढाल थी। इसने उसे पूरे शहर में आंखों और कानों का एक नेटवर्क प्रदान किया, जिससे वह लगभग अछूत हो गया। वह इन गरीब पड़ोस की सड़कों पर एक प्यारे व्यक्ति के रूप में चल सकता था, उन लोगों द्वारा संरक्षित था जिन्हें उसका ड्रग ट्रेड अंततः झड़ दे रहा था। वह एक खतरनाक दोहरा खेल खेल रहा था और कुछ समय के लिए वह जीत रहा था। उसकी एम्बिशन तब अपनी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई। वह राजनीतिक ताकत चाहता था। 1982 में उसने कोलंबियाई कांग्रेस में एक सीट के लिए सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। यह दुस्साहस का अंतिम कार्य था। दुनिया का सबसे कुख्यात ड्रग तस्कर अब एक वैध राजनेता था, जिसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी थी। सरकार के हॉल से वह अपने एम्पायर को और ज्यादा बचा सकता था और अपने दुश्मनों पर हमला कर सकता था। उसने अपनी स्थिति का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधि के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया, जो उसका सबसे बड़ा डर था। लेकिन स्पॉटलाइट में यह कदम उसकी सबसे बड़ी गलती भी साबित होगा। वह सूरज के बहुत करीब उड़ गया था और रोशनी बेनेफैक्टर के मुखौटे के पीछे छिपे राक्षस को बेनकाब करना शुरू कर रही थी। एस्कोबार का राजनीति में प्रवेश अल्पकालिक था। उसके आपराधिक अतीत को बहादुर न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनिला ने सार्वजनिक रूप से उजागर किया और उसे अपमानित होकर कांग्रेस से बाहर कर दिया। इस सार्वजनिक अपमान ने उसके अंदर क्रोध की आग भड़का दी। वह आदमी जो गरीबों का हीरो था, उसने अब कोलंबिया राज्य पर ही युद्ध की घोषणा कर दी। उसका नया मंत्र डरावना था, प्लाटा ओ प्लोमो, जिसका अर्थ है चांदी या सीसा। आप या तो उसकी रिश्वत स्वीकार कर सकते थे या गोली का सामना कर सकते थे। यह एक घोषणा थी कि कोई बीच का रास्ता नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। आप या तो उसके साथ थे या आप एक लक्ष्य थे। परोपकारी का युग समाप्त हो गया था, आतंकवादी का राज शुरू हो गया था। इसके बाद जो हिंसा हुई वह अभूतपूर्व थी। एस्कोबार और उसके मेडेलिन कार्टेल ने आतंक की एक लहर पैदा की, जिसने देश को अराजकता में धकेल दिया। उन्होंने उन सभी को मार डाला जो उनके रास्ते में आए, पुलिस अधिकारी, जज, पत्रकार और राजनेता। रोड्रिगो लारा बोनिला, जिस आदमी ने उसे उजागर किया था, उसे उसकी कार में गोली मार दी गई। उन्होंने डीएस, कोलंबिया की सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय पर बमबारी की, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए। उन्होंने एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मारने के असफल प्रयास में एक वाणिज्यिक विमान एवियांका फ्लाइट 203 को भी उड़ा दिया, जिसमें सभी 107 लोग मारे गए। लक्ष्य सरल था, सरकार को प्रत्यर्पण संधि छोड़ने के लिए डराना। राज्य किनारे पर धकेला गया, अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ा। लेकिन एस्कोबार टालमटोल का मास्टर था, एक भूत जो सिकारियोस या हिटमैन की एक सेना की कमान संभालता था। वह सर्वशक्तिमान लग रहा था, देश के भीतर एक संप्रभु इकाई। फिर भी सरकार से लगातार दबाव, केली कार्टेल के खिलाफ एक प्रतिद्वंद्वी युद्ध के साथ मिलकर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण के वास्तविक खतरे का सामना करते हुए एस्कोबार ने एक अवास्तविक आत्मसमर्पण पर बातचीत की। वह जेल जाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन एक शर्त पर, वह खुद जेल बनाएगा। इसका परिणाम ला कैथेड्रल था, मेडेलिन को देखते हुए एक शानदार कस्टम निर्मित किला। ला कैथेड्रल सिर्फ नाम की जेल थी। यह एक निजी रिसोर्ट की तरह ज्यादा था, जिसमें एक फुटबॉल फील्ड, एक बार, एक जकूजी और यहाँ तक कि एक टेलीस्कोप भी था, जिसका उपयोग वह शहर में अपने परिवार के घर को देखने के लिए करता था। उसने अपनी कोकेन साम्राज्य को अपनी दीवारों के अंदर से चलाना जारी रखा, शानदार पार्टियां फेंकी और यहाँ तक कि जेल के मैदान में अपने ही सहयोगियों को यातना देने और मारने का आदेश दिया। वह पिंजरे में था, लेकिन यह एक सुनहरा पिंजरा था और चाबी उसी के पास थी। कोलंबियाई सरकार ने शैतान के साथ एक सौदा स्वीकार कर लिया था और उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्होंने उसे एक असली जेल में ले जाने की कोशिश की तो एस्कोबार बस बाहर निकल गया। कोलंबिया के सबसे वांछित भगोड़े के रूप में दुनिया में वापस गायब हो गया।
ला कैथेड्रल से एस्कोबार का भागना उसकी अवज्ञा का अंतिम कार्य था, लेकिन यह अंत की शुरुआत भी थी। शिकार जारी था। इस बार केवल कोलंबियाई सरकार और अमेरिकी डीए ही उसका पीछा नहीं कर रहे थे। एक नया रहस्यमय दुश्मन उभरा था, लॉस पेपेस, एक स्वयंसेवी समूह जिसमें केली कार्टेल के उसके प्रतिद्वंद्वी और उसके अपने पीड़ितों के परिवार के सदस्य शामिल थे। सभी एक ही लक्ष्य से एकजुट थे, पाब्लो एस्कोबार को नष्ट करना। उन्हें उसके दुश्मनों द्वारा वित्त पोषित किया गया था और कथित तौर पर सरकार के भीतर के गुटों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। उन्होंने उसके जैसा ही क्रूर युद्ध छेड़ा, उसके परिवार को निशाना बनाया, उसकी संपत्ति को नष्ट किया और उसके वकीलों और सहयोगियों को मार डाला। एस्कोबार अंतिम शिकारी अब शिकार था। उसने अपने अंतिम महीने भागते हुए बिताए, एक पागल भगोड़ा जो लगातार सुरक्षित घरों के बीच घूमता रहा। उसका विशाल साम्राज्य उसके चारों ओर ढह रहा था। उसके पास जमा की गई अपार दौलत और ताकत उसकी रक्षा नहीं कर सकी। वह अलग थलग पड़ गया था। उसकी संचार लाइनें कट गई थीं। उसके वफादार आदमी एक एक करके मारे जा रहे थे। जाल कस रहा था। 2 दिसंबर 1993 को अपने 44वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद कोलंबियाई पुलिस की एक विशेष इकाई, जिसे सर्च ब्लॉक कहा जाता था, ने रेडियो ट्रायंगुलेशन तकनीक का उपयोग करके मेडेलिन के एक मध्यम वर्ग के पड़ोस में उसके ठिकाने का पता लगाया। वह अपने बेटे को फोन कर रहा था, जो जीवित रहने के नियमों को जानने वाले व्यक्ति के लिए एक घातक गलती थी। जब पुलिस ने घर पर धावा बोला तो एस्कोबार और उसका अंगरक्षक लड़े एक सटे हुए छत पर चढ़ गए। उस शहर की पृष्ठभूमि में एक जबरदस्त गोलीबारी हुई जिस पर उसने कभी राज किया था। अंत में पाब्लो एस्कोबार, अरबपति ड्रग लॉर्ड जिसने एक राष्ट्र को घुटनों पर ला दिया था, उस छत पर गोली मारकर मार दिया गया। उसके शरीर पर खड़े विजयी पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें दुनिया भर में प्रसारित की गई। कोकेन का राजा मर चुका था। सरकार और उसके कई पीड़ितों के लिए यह गहरी जीत और राहत का क्षण था। आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया था। मौत में भी जीवन की तरह पाब्लो एस्कोबार एक गहरी बंटी हुई विरासत छोड़ जाता है। दुनिया और उसकी हिंसा से तबाह हुए हजारों परिवारों के लिए वह एक राक्षस बना हुआ है, अनगिनत हत्याओं और समाज को जहर देने के लिए जिम्मेदार एक क्रूर आतंकवादी। फिर भी मेडेलिन के गरीब बारियोज में कुछ लोग अभी भी उसके लिए मोमबत्तियां जलाते हैं। वे उस आदमी को याद करते हैं जिसने उन्हें घर दिए, उस पाइसा रॉबिनहुड को जिसने अपनी दौलत साझा की। यह दोहरापन उसकी सबसे स्थायी विरासत है। क्या वह गरीबों के लिए एक मसीहा था या मौत का सौदागर? सच्चाई यह है कि वह दोनों था। उसकी कहानी एक क्रूर और कालातीत सबक के रूप में काम करती है। हिंसा और अपराध से बनी ताकत का रास्ता केवल एक गंतव्य की ओर ले जाता है, एक अकेली छत और एक खूनी अंत।